जय श्री राम मित्रों। तो आज हम मौजूद हैं प्रयागराज में और आज मैं आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलाना चाहती हूँ जिन्होंने गौ सेवा के लिए सारी हदें पार कर दी, जिन्होंने गौ सेवा को अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य माना। आप बहुत से सेलिब्रिटीज़ से मिले होंगे, बहुत से अलग अलग लोगों से मिले होंगे जिनके साथ मैंने एक पॉडकास्ट किया, पर आज बिल्कुल अनोखी कहानी लेकर के हम आए हैं जो कि लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज में बहुत बड़ा योगदान देते हैं पर उन्हें कोई नहीं जानता, उनकी बात गवर्नमेंट तक नहीं पहुंच पाती, जो कि बहुत ज़रूरी है। नमस्कार भैया। नमस्कार। नमस्कार तन्नू। नमस्कार। तो आप पहले तो अपना परिचय दीजिए थोड़ा थोड़ा। मेरा नाम तनु शुक्ला है, मैं प्रयागराज से हूँ और मेरे जीवन का लक्ष्य है गौ सेवा। और गौ सेवा के लिए बहुत सारा संघर्ष भी करना पड़ता है। मेरा नाम मोहित शुक्ला है, मैं भी प्रयागराज का रहने वाला हूँ। ये मेरी बहन है तनु शुक्ला। बचपन से ही इसके अंदर कुछ ऐसे लक्षण थे, अब वो आध्यात्मिक थे या फिर मेरे पेरेंट्स माता पिता का देन है या फिर जो भी हो या फिर भगवान का जो भी लक्षण है, कि जब आदमी अपने बालावस्था से ऊपर आता है, जब पढ़ने लिखने की उम्र आती है, कुछ सोचने की उम्र आती है, जब उसके अंदर समझ आती है, उस टाइम पे इसके अंदर ऐसे लक्षण थे जैसे कि 20-25 साल के आदमियों के अंदर या औरतों के अंदर वो लक्षण आते हैं। उस टाइम उसके अंदर ऐसे लक्षण थे। ये बचपन से ही एकदम सात्विक विचारधारा की है और कोई भी काम को लेके, जैसे आजकल इतने आजकल की ज़माना इतना हाइप पे पहुंच गया है, इतना बिल्कुल। हर कुछ सब कुछ चीज़ के, लेकिन ये पूरा अपने धर्म से और अपने ग्रंथों से एकदम बचपन से जुड़ी हुई है। ये 13 साल की उम्र से ही भगवत गीता पढ़ना शुरू करती थी। तो तनु, तुम्हारे अंदर ये भाव कहाँ से आया, मतलब गौ माताओं के प्रति इतनी श्रद्धा? बचपन से ही मैं गौ सेवा करती थी, तो वो दादी के साथ करती थी, लेकिन उसके बाद दादी बूढ़ी हो गई, वो असमर्थ हो गई। फिर मैंने गौ सेवा शुरू किया। उसके बाद जब मैं भगवत गीता पढ़ी और जब भगवान श्री कृष्ण से मेरा जुड़ना हुआ, उसके बाद अंदर से एक अद्भुत शक्ति, मतलब कि गौ सेवा के प्रति मेरी बहुत जागरूकता बढ़ती गई। और फिर जब मैंने भगवत गीता पढ़ा, मैंने गरुड़ पुराण भी सुना था, वो होते हैं हमारे यहाँ, तो उसमें गौ माता के या फिर कोई भी ग्रंथ उठा के हम देखते हैं तो गौ माता के लिए इतने अच्छे सात्विक विचार हैं और गौ माता की इतनी महिमा बताई गई है कि मेरे अंदर वो भावनाएं बढ़ती गई और फाइनली आज मेरे जीवन का लक्ष्य ही गौ सेवा बन गया है। कुछ ऐसी घटना जो जुड़ी हो गौ सेवा से? अभी फ़िलहाल की बात है, 2-3 महीने, 1 महीने पहले की है। वो एक गौ माता थी, तो मेरे घर 3 गायें हैं और उनको मैंने अच्छे से रखा है। मतलब वो मेरे फ्रेंड की तरह है, मेरे पास कोई दोस्त नहीं है। उनके जो बछड़ियाँ होती हैं, उनसे मेरी दोस्ती होती है। उनके साथ मेरा पूरा जीवन का जो भी टाइम है वो पूरा गौ माता के साथ ही बीतता है। और तो वहाँ पे गायों के साथ एक गाय थी, वो गांव के जैसे आवारा पशु होते हैं, उनकी कोई देखभाल नहीं करता, वो किसी के खेत में भी अपना पेट भरने के लिए मुंह मारते हैं। तो वो जो गाय थी उसकी पीठ पे बहुत बड़ा घाव बन गया था। तो लोग बस जिसके घर जाती थी वो डंडे मार के इधर से उधर भगाते रहते हैं। तो वो बहुत दिनों से मेरे घर मेरी गायों के साथ मेरे गौशाला में आके रहती थी। पता नहीं क्यों, पता नहीं भगवान की इच्छा थी या फिर मेरा लगाव है कि वो आती थी वहाँ पे प्रतिदिन। देखती रही तो उसके घाव बढ़ते गए और लोग जिस तरह जाती थी डंडे मार, मुझे बहुत दुख हुआ। और फिर मैंने सोचा कि अब इसका इलाज करवाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कोई पूरे गांव में, शहर में नहीं करवाएगा, क्योंकि ऐसे लोग मिलना मुश्किल है जो कि किसी गौ माता की सेवा करें। भले ही एक माँ अपने बच्चे को पालती है और एक गौ माता संसार के सभी प्राणी को दूध पिलाती है, लेकिन कोई गौ माता की सेवा के लिए अपनी माँ के बराबर भी उसकी सेवा नहीं करना चाहता। और ऊपर से उनको बहुत पीड़ा देते हैं। और ऐसा फिर उसके बाद मैंने उस गौ माता के इलाज के लिए मैंने सोचा कि इतने सारे पैसे लगेंगे और मेरी कोई इनकम सोर्स तो है नहीं, और फैमिली से मैं कितनी बार बोलूँ, वो पेरेंट्स हैं पर वो देंगे, ऐसी बात नहीं है, पर मैंने बोलना उचित नहीं समझा। फिर मैं सोशल मीडिया के थ्रू मैंने सोचा कुछ डोनेशन हो जाए, फिर उसके बाद हम इलाज शुरू करवाते हैं। फिर मैंने यहाँ प्रयागराज के पशु चिकित्सा अधिकारी के नंबर निकाले और जितने भी लोगों के मैंने गूगल पे डाले नंबर हैं उनके निकाले। फिर बहुत सारी कोशिशें की लेकिन नाकाम रही। फिर उसके बाद एक दिन मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि पीड़ित आवारा पशुओं का इलाज कैसे करवा सकते हैं मुफ्त में, क्योंकि उतना पैसा सबके पास नहीं होता और जो गायों की दवा होती है वो दोगुने रेट पे मिलती है। इसलिए
बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। फिर मैंने गोकुल धाम गौशाला का कॉन्टैक्ट नंबर निकाला, फिर मैंने वहाँ पे कॉल किया। तो वहाँ पे जिससे मेरी बात हुई, जो वहाँ के फाउंडर होंगे, तो उनसे बात हुई। मैंने फर्स्ट दिन कॉल किया तो उन्होंने कहा ठीक है, आपके घर शाम तक एम्बुलेंस पहुँचेगी और गौ माता को ले जाएगी, उनका इलाज होगा। वो हरियाणा झज्जर के थे। तो फिर मैंने वेट किया, रात बीत गई, फिर भी नहीं आया। फिर नेक्स्ट दिन मैंने कॉल किया, फिर वो यही बोले और फिर भी नहीं आया। फिर मैंने थर्ड दिन कॉल किया, फिर भी नहीं आया। फिर फोर्थ दिन मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा आप क्लियरली बता दीजिए आपको इलाज करवाना है या नहीं, फिर तो हम भी इलाज करवा लेंगे। फिर उन्होंने बोला ठीक है, डॉक्टर जाएंगे, आप कुछ पैसे दे दीजिएगा, उसके बाद इलाज हो जाएंगे। मैंने कहा अगर पैसे ही देने होते तो मैं इतने दिन तक उन्हें पीड़ा में नहीं देखती और मैं अब तक इलाज करवा देती। तो वो बोले ठीक है, कोई बात नहीं। फिर उन्होंने एक नंबर दिया, पवन मिश्रा नाम था उनका, वो थे। तो उन्होंने कहा कि आपसे पैसे किसने मांगे, आप मुझे उनका नंबर मैसेज कर दीजिए। फिर मैंने उनका नंबर मैसेज किया तो वो बोले कि आपसे कोई चार्जेस नहीं लेंगे और आपके घर दोपहर तक डॉक्टर पहुंच जाएंगे। मैंने अपना एड्रेस सेंड कर दिया उन्हें। फिर डॉक्टर आए और उन्होंने उनको इंजेक्शन दिया कीड़े मरने, क्योंकि घाव बन गया था तो बहुत ज़्यादा कीड़े थे। उन्होंने कहा कि गौ माता के पीछे जो भी कीड़े पड़े हैं उसकी आप सफाई करते रहिएगा, 2-3 दिन तक, 5 दिन तक आप इसे अपने घर में रखिएगा। मैंने कहा ठीक है, गायों के साथ रहेंगे, थोड़ा भूसा पानी खाएंगे और क्या। फिर उसके बाद मैंने उनकी धुलाई की और फिर सेवा की, फिर वो एकदम ठीक हो गई। तो हमारे गांव के लोग इतने अच्छे हैं कि उन्होंने मुझे ताने देने शुरू कर दिए। अब तुमने इस गाय को बांधा है तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, अब तुम्हें इसका इलाज करवाया है तो तुम इसको पालो भी और जहाँ जहाँ से व्यवस्था करो। मुझे बहुत बुरा लगा। बिना किसी सपोर्ट के अगर कोई काम शुरू करना, वो काम शुरू करना है, हमारा टारगेट है कि यहाँ तक हमको ये काम पहुँच जाऊँगा तो सफल हो जाऊँगा, लेकिन बिना किसी सपोर्ट को वो 3 गुना कठिन हो जाता है करना। और हमारे समाज में आज गौ सेवा करना बहुत कठिन काम बन गया है, जो कि हमारे धर्म में सर्वोपरि है, लेकिन समाज ने उसे बहुत हार्ड बना दिया है। कोई युवा अगर सोच भी ले तो वो ये नहीं कर सकता, और करेगा तो उसे समझ लीजिए कि मृत्यु दंड के बराबर उसको झेलना पड़ता है। तो फिर वहाँ से गौ माता का इलाज हो गया। लोगों ने 2-4 बातें कही, लोगों का काम है कहना और हमारा काम है सुनना। हमने उन बातों को नहीं ध्यान दिया। अभी हम इंसान लोग हैं, हम लोगों को 84 लाख योनियों के बाद एक बार मनुष्य का जन्म मिला है। बिल्कुल। और हमने ये भी सुना है कब कि मिलेगा जन्म, भाई कलयुग में पैदा हुए हैं, पता नहीं कब मनुष्य बनेंगे। तो हमारा सबसे मेन उद्देश्य ये है कि सेवा परम धर्म होना चाहिए। वो गौ सेवा हो, इंसान की सेवा हो, किसी की सेवा, किसी गरीब की सेवा हो, जितना हमारी सामर्थ्य है उतना हमको सेवा करना चाहिए। हमारी सामर्थ्य बहुत ज़्यादा होगी तो हम बहुत ज़्यादा सेवा करेंगे, लेकिन शुरुआत हमारी छोटी है तो छोटे तो शुरू कर सकते हैं। ये हम लोगों का निर्देश। और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो भी बहुत सारी पहल कर रहे हैं, लेकिन वो पहल मुझे नहीं लग रहा है एकदम ग्राउंड लेवल पे हो रहा है। वो जरूरी ग्राउंड है। लेवल पे पहल चाहे जो भी होती है वो नहीं आ जाती। उनके लिए समाज में से किसी व्यक्ति को निकलकर वो करना पड़ता है, क्योंकि किसी पे निर्भर रह के हम कोई काम नहीं कर सकते। बिल्कुल। उसमें हमारा खुद का पूरी मेहनत हमारा खुद का होता है, इन्वेस्टमेंट हो या फिर हमारा मेहनत हो, जो भी है खुद करना पड़ता है। फिर वो गौ माता फाइनली सही हो गई हैं, अभी एकदम स्वस्थ हैं और हमारे घर के पास ही खेतों में अपना चारा चरती हैं। लोगों से 2-4 डंडे पड़ते हैं, पेट तो भरना ही पड़ेगा चाहे जैसे। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी यही उम्मीद है कि वो गौ सेवा को लेकर और थोड़ी मेहनत करें। और हमारे समाज में जो इतना गौ माता को पीड़ित किया जा रहा है, हमारे गांव में एक भी गौशाला नहीं है, और इसके लिए अब हम तो कुछ कर नहीं सकते। हम बहुत छोटे हैं, बहुत कमज़ोर भी हैं। नहीं, कमज़ोर तो आप बिल्कुल नहीं हो। इसलिए हमारा जो भी होगा, हमारे पास जो होगा, उसमें से हमारा 80% डोनेशन गौ माता के लिए होगा। हमारी लाइफ में जो भी इनकम होगी। नहीं, बहुत बड़ी बात है ये। पर मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे हम प्रयागराज में हैं, तो प्रयागराज में गौशाला की स्थिति क्या है? देखिए, मुझे ज़्यादा बाहर के मामले नहीं पता है। प्रयागराज तो तीर्थों का राजा है जी, लेकिन गौशाला के मामले में यहाँ पे जैसे मुख्यमंत्री द्वारा कोई वो मतलब जैसे एक बजट पास हो जाता है कि जो गौशाला खोलोगे उसको 5 लाख या कुछ समथिंग, मुझे पता नहीं क्लियरली जी। तो वो लोग केवल वो बजट पास कराने के लिए ऐसे गौशाला चलाते हैं। मतलब और वहाँ व्यवस्था में 2-3 गौशाला में गया हूँ, वहाँ व्यवस्था ऐसी रहती है ऐसे मतलब कि जो भी पशु हैं वहाँ जिंदा रहें बस।
मतलब ऐसे कोई मतलब केयर नहीं, कोई वो नहीं। और हमारे धार्मिक पर्वों पर पहले गौ पूजा होती थी, गौ माता को अग्रासन निकाला जाता है। बिल्कुल। तो मतलब भोजन करने से पहले हमें एक वो जो होता है भोजन का अंश वो गौ माता को देना होता है। लेकिन आज तो कोई बच्चा जानता ही नहीं कि ये करना भी होगा। और मैं जब बाहर जाके अपने वहाँ गायों के पास, रोड साइड पे मेरा घर है, तो अगर पूजा करते हो तो लोग देख के हंसते भी हैं, ये पागल ही है एकदम समझो। फिर बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो चीज़ छूट गया है उसे लाना समाज में बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं गौ सेवा करती रहूं, जो बन पड़ेगा वो करूंगी, फिर देखा जाएगा, बाकी तो नारायण की इच्छा होती है। और जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य अपने ग्रंथों को पढ़ना और दूसरों को समझाना, और खुद समझ के उसके बाद समझाना, और ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बाद बस 2 रोटी मिलती रहे और नारायण का भजन होता रहे, बस। अरे वाह, ये भी तो देखो बहुत मुस्कान, सुंदर कि विचार। एक तरह से जहाँ पर आज यूथ ये सोचता है कि अगर उनके पास कुछ पैसा आ जाए तो हम आईफोन ले लें या कुछ भी ऐसा कर लें, कुछ स्मार्ट चीज़ ले लें, बट यहाँ पे ये एक यूथ होकर, ये इतनी ऐसा छोटी होकर समर्पण। ऐसा समझ रही है, ऐसा सोच रही है, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। तो कोई और घटना ऐसी घटी हो जीवन में कि बचपन- गौ के लिए और एक जहाँ तक बात रही सात्विक विचारधारा की, ये मेरी बहन है। जी ये 13 वर्ष की जब थी, मेरे हिसाब से लगभग 12-13 वर्ष की, 14 वर्ष की, इसी अप्रॉक्स एवरेज हम 13 लेके चलते हैं। तब से तो ये न कोई केमिकल यूज़ करती है, न साबुन, न शैम्पू, न बाल, न कुछ, ये ऐसा कुछ नहीं। और उसके बाद ये पूरा सात्विक भोजन, जैसे चावल वावल तो खाए, जो भी आजकल के डिश हैं, ये मंचूरियन, चाइनीज, ये स्वाद ही नहीं पता इसको कि कैसे होते हैं, मोमोज़ वगैरह, जो भी आजकल सब लोग लड़कियों के, मतलब जो अभी लड़कियाँ उनके फेवरेट होते हैं ये सब, बिल्कुल। कि दिन में ना मिले तो उनको नींद नहीं आती, ये ऐसा है। तो तनु, सरकार से क्या निवेदन करना चाहोगी? सरकार से निवेदन है कि वो जो बजट पास करते हैं वो गौ सेवकों के पास तक पहुँचे, ताकि उसका सदुपयोग हो सके। और ऐसे अगर आप, जिस व्यक्ति को पता ही नहीं है कि गौ क्या है, उनकी सेवा कैसे करनी है, वो लोग तो अपने यूज़ में लेंगे और गौ सेवा के लिए नहीं लगाएंगे। तो कोई ऐसा नियम बने जिससे कि वो बजट जो है, उसका जो भी धनराशि है हम तक पहुँचे और हम पूरी मन तन धन से गौ माता की सेवा कर सकें। एक छोटी सी कहानी बताना चाहेंगे हम। हमारे घर बहुत पहले, मतलब आज से 5-6 साल पहले, तो बहुत सारी गायें थी। तो एक दिन ऐसे ही, मतलब तब तनु छोटी थी बहुत, तो पूरा मतलब देखना मम्मी को पड़ता था। मम्मी घर पे रहती, वो बाहर निकलती नहीं। तो मुझे लगा, मतलब मैं बोर हो रहा था करते करते, पहले की कहानी अभी की नहीं। अभी तो हम लोगों का प्लान चल रहा है बहुत बड़ा गौशाला खोलने का, पूरा वो अभी पूरा हम लोगों का प्लान का हिस्सा है वो। सिर्फ फंड की वजह से हम लोग थोड़ा पीछे हाँ, बाकी अभी वो हमने रुके हैं। वो मुख्यमंत्री का एक आया है लोन वाला योजना, वहाँ हमने अप्लाई कर दिया है। अच्छा, अरे उसमें वाह, उम्र ये तो हमारी 21 साल से थोड़ा 4 महीने कम थी, तो मतलब 4 महीने बाद शायद वो हमको पास हो जाए, तो हम लगभग बहुत बड़ा गौशाला खोलेंगे, लगभग 100 गायों का। अरे वाह, तो क्या हुआ, वो गायों का मतलब उस टाइम मैं भी छोटा था 5-6 साल पहले, तो मैं सोचा कि गाय मैं कर नहीं पा रहा हूँ, इन गायों को कहीं छोड़ आता हूँ जंगल में, जहाँ ये लोग आराम से खा पी लें, जहाँ पानी की व्यवस्था है। तो मैं गया, छोड़ दिया। उस टाइम तनु, आप समझ सकते हैं, इस टाइम इसकी उम्र है लगभग 17 साल, उस टाइम उम्र रही होगी लगभग 11-12 साल, 5-6 साल पहले की बात है ये, मैं भी बहुत छोटा था। तो मैं गया, गाय छोड़ दिया वहाँ। अब मैं घर आया, जब तनु को ये पता चला कि वहाँ घर पे गाय नहीं है, तो ये कंटिन्यू उस दिन से रोना शुरू कर दी कि मुझे गाय चाहिए। अब मैं दोबारा, जब एक दिन खाना नहीं खाई, रात हो गया, सुबह हुई, फिर ये खाना नहीं खाई, तो मेरी मम्मी बोली जाओ गाय जहाँ छोड़े थे वहाँ देखो, अगर गाय मिल जाए तो लेके आओ। फिर मैं गया, वो जिस गाड़ी से छोड़ा था गया, लगभग 4-5 घंटे ढूंढा, गाय नहीं मिली। अब कहाँ से ले आऊँ? तो मम्मी को मैं बताया, फिर आया घर, तब भी तनु खाना नहीं खा रही थी। बोली कि अगर कभी नहीं मिलेगी तो मैं गायों के लिए अपना प्राण त्याग कर दूंगी, लेकिन खाना नहीं खाऊंगी। और बस ईश्वर की देन है, इसकी सच्ची आस्था थी गायों के प्रति। और जस्ट क्या बताऊँ, जस्ट अगले दिन अपने आप हमारी सारी गायें हमारे पास आ गई, जब उनको 40 से 50 किलोमीटर दूर छोड़ा था। सारी गाय चल के पता नहीं कहाँ से वो हमारे घर पे आ गई। अरे वाह। मित्रों, गौ सेवा के लिए इतना समर्पण और इतना भाव मैंने शायद ही कहीं किसी में देखा होगा। और तनु, बहुत मतलब मैं तो खुद को बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ तुमसे मिलके, क्योंकि तुमसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और गौ सेवा करने के लिए अब मेरे अंदर जो भावनाएं जाग रही हैं, मैं बता नहीं प्रॉब्लम यही सकती होती हूँ। है कि देखिए, हमारे यूथ, जो भी यूथ हैं, लड़के हों या लड़कियां, वो हमारा सपोर्ट नहीं करते। अगर हमें ये बिल्कुल। सपोर्ट मिले ना तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं।
गौ सेवा को एक जो होनी चाहिए धर्म के अनुसार हमारे समाज में, वहाँ तक हम ला सकते हैं। बिल्कुल, आज के युग में ऐसी विचारधारा नहीं देखने को मिलती, और अगर हमारे देश के लोग गौ माता की रक्षा के लिए, गौ माता के लिए एक्टिव हो जाएं जी और अपना पूर्ण समर्पण दे, भले ही वो एक रोटी खिलाए, उनके लिए जल का पात्र रख दे अपने घर के बाहर, ये अगर वो अपने नित्य कर्म में इन चीज़ों को जोड़ें, ये तो हमारे धर्म के अनुसार भी है कि ये तो गौ हमारे माता धर्म के के लिए अनुसार है। गौ माता के लिए एक रोटी आवश्यक है। एक रोटी वो आवश्यक बच्चा है, हो, बिल्कुल। बूढ़ा हो, युवा हो, चाहे जो हो, सबके लिए आवश्यक है। और मैंने इसे जब से मैंने भगवत गीता पढ़ा है उसमें स्पष्ट लिखा था कि गौ माता के लिए एक रोटी निकालना कितना आवश्यक है। मैं तब से अग्रासन जो पहला हमारा निवाला होता है जी। मैं उनको निकालती हूँ और गौ माता को खिलाती भी हूँ। और तो जो हमारे एज के लोग हैं वो लोग तो हमारा मजाक बनाएंगे क्योंकि बिल्कुल, उनको पता ही नहीं है कि हमें ये क्यों करना है। आजकल कोई बताता भी तो नहीं है इस हाँ। चीज़ के बारे में, पेरेंट्स ही नहीं बताते अपने हाँ, बच्चों और हम अपने ग्रंथों को तो पढ़ नहीं पाते, बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पाते और इसलिए वो अपने मनमानी आचरण करते हैं, जिससे हमारे समाज में कितनी बुराइयां फैल रही हैं। तो तनु जैसे लोग हैं उन्हें मोटिवेट करने के लिए कोशिश है बाकी आजकल लोग रोटी गाय को तब खिलाते हैं जब उन्हें किसी बाबा जी ने या किसी ने बोल दिया हो कि ये एक दिन मंगलवार को रोटी खिला देना, तो ये बिजनेस पुण्य प्रॉफिट मिल के लिए। जाएगा। बिजनेस में बढ़ोतरी होगी, या हाँ, फिर घर परिवार में का कला खाना- परिवार में कला हट जाएगा। या फिर घर का खाना बच हमारे जाता है, जितने ज़्यादा खराब हो प्रॉफिट रहा होंगे उतनी ज़्यादा रोटियां खिला सकते हैं। हाँ, और तो अगर हम देखें तो भले ही जो भी हैं जो बोल रहे हैं कि आप एक रोटी खिलाइए गौ को, तो ये हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो भी लोगों को उसी तरफ ले जाने का कार्य कर रहे हैं। पर लोग बड़े स्वार्थी हैं, आजकल का जो समाज है बहुत सा। वो नहीं, अगर स्वार्थी। तुम्हारे घर में खाना खराब हो रहा होगा तो यही बोलते हैं कि जाके आजकल सब जैसे बच्चे एकदम अपने बाल्यावस्था से किशोरावस्था में आ रहे हैं, उसका मतलब बहुत सारे लड़के दिन भर मोबाइल में या फिर मतलब बर्बादी को ओर जा रहे हैं, दुराचरण या दुर्व्यवहार। वो कलयुग में ही इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है? उसका एकमात्र रीजन है अपने ग्रंथों को न पढ़ना, बिल्कुल। अपने कर्तव्य को न समझना। अब आजकल बहुत सारे लड़के हैं जो बर्बादी की ओर जा रहे हैं, बहुत सारे पता नहीं कितने क्रिमिनल, क्या अपराधी, मर्डर क्या क्या हो रहे हैं। और उसका नशा जो है उसका मेन रीजन है कि हमारे ग्रंथों को न पढ़ना और न समझना। इसी की वजह से ये सब हो रहा नशा है। के लिए गरुड़ पुराण में कितनी बातें बताई गई हैं जो हमारी युवाओं को पता ही नहीं है, और ये एक बहुत बड़ा मतलब हमारे समाज में बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है, क्योंकि इसकी वजह से हमारे समाज में कितनी लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद होती हैं। और पता नहीं क्यों गवर्नमेंट ने, दिल्ली सरकार में, वहाँ पे दारू मतलब शराब को बेचना खुलेआम परमिशन है। मुझे आज तक ये बात नहीं समझ में आया कि ये गवर्नमेंट ने परमिशन क्यों दी है। जो व्यक्ति दारू पी के घर पे जाता है अपनी बीवी बच्चों के साथ कितनी बुरी हरकतें करता है, और आपने समाज में कहीं ना कहीं ये दृश्य देखा होगा। इसलिए हमारा सरकार से निवेदन है कि जो भी नशीली पदार्थ हैं, शराब, गांजा, चरस आदि जो भी हैं, उन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि हमारे धर्म में, समाज में ये होना उचित नहीं है। कहीं भी इसका वर्णन नहीं है कि ये उपयोगी है, इसके बिना जीवन जीना बहुत अच्छा है, लेकिन वो हमारे यूथ समझ ही नहीं पा रहे हैं। आजकल के यूथ तो एक चीज और बोलते हैं कि ये शिव जी का प्रसाद है, हाँ, कि शिव जी भी तो इस एक तरह ट्रोलिंग करते भी हुई थी थे। ना कि अगर शिव जी का प्रसाद है, शिव जी ने तो वो क्या विष भी पिया था, तो पहले आप विष को हाँ, पियो, बिल्कुल, पहले विष पियो। विष पियो, जो उसके अच्छाइयाँ बाद होती है वो कोई नहीं देखता, और सब लोग बुराइयाँ कोई एक बोल दिया शिव जी का प्रसाद है, वही करके सब जबकि लोग आगे शिव जी करें। ने जो मदिरा पान नहीं किया था, उन्होंने जो चीजें ली थी, तो वो उस जहर को काटने के लिए वो चीजें ली गई थी, बाकी ऐसा कुछ नहीं हम है। पॉजिटिविटी को नहीं देख पाते, बिल्कुल, और जो negativity की निगेटिविटी तरफ- होती है उसको ही देख के अपनी लाइफ को बर्बाद करते जाते हैं। करना इजी होता है ना सबके लिए। हाँ, लेकिन उम्मीद तो अब यही है ना कि तन्नू की बातें सुनकर और तन्नू का जो एक भावना है वो सब सुनकर शायद लोग कुछ समझे और कुछ सोचे गायों के बारे में, जैसा तन्नू बहुत लोग सोच मुझसे रही है। पूछते हैं कि आपकी बहन कभी दिखती नहीं है, गांव के लोग, वो कमरे में कभी स्कूल नहीं, न बाहर, न कहीं, न कुछ, कभी दिखती नहीं, मतलब क्यों तुम लोग इतना बांध के रखे हो? 12th तक डेली कॉलेज मतलब लोग कहते हैं हमसे कि क्यों इतना बांध के रखे हो, क्यों कमरे में? निकलना बंद हम हो बोले गया। वो मतलब मेरी बाउंडेशन नहीं है कि वो बंद रहे, वो उसकी स्वेच्छा, उसको उसमें अच्छा लगता है, वो इस वजह से वहाँ पे एक स्पेस चाहिए होता है ऐसे विचारों को आने के लिए। लेकिन तनु, आपके जैसे लोगों को बाहर आने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जब आप बाहर आओगी तभी लोग जागरूक होंगे। जरूरी थोड़ी ना आप नेगेटिव वे में ही बाहर आओगे, आप हाँ, पॉजिटिव वे हाँ, में आओ ना बिल्कुल। सबके लिए बाहर। जी, मेरी प्रयास है, लेकिन मेरे थोड़ा दादा दादी को ये सब पसंद नहीं है चीज़ें, तो उनकी
प्रसन्नता के लिए मैं अभी थोड़ी दिन तक और अंदर रहूंगी, उसके बाद मैं पूरी तरह से बाहर असल में आऊंगी। बाहर की दुनिया को देख के वो भी डरते हैं। वही समस्या है, वो पुराने लोग हैं और उनकी सोच सही है। मैं अपना पूरा श्रेय अपने दादा दादी को देती हूँ, क्योंकि मैं भी अगर बाहर रहती और ऐसे ही विचारधाराओं को देखती और वही करती, लेकिन अंदर रह के मैंने ये आत्मज्ञान जो होता है एक तरीके से वैसा फील किया है और मुझे वो प्राप्त हुआ। मैं पूरा श्रेय उनको देती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से ही आज मुझे खुद को सही गलत समझने की और मैं सही हूँ या गलत समझने की मुझे उनके से ही मिली है सब कुछ। बहुत सुंदर विचार। और हम लोग कहते हैं कि तीर्थ स्थानों पर जाकर हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है और जगहों पर जाके हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति प्रयागराज को होती है। तपो स्थान भी कहा गया है। प्रयागराज को तपो स्थान कहा गया है। वहीं तन्नू ने अपने घर को ही एक अपने अंदर की जो आत्म ज्योति जली वो घर से ही जली और घर से ही उनके अंदर ऐसा विचार है कि गौ सेवा करनी चाहिए और गौ सेवा को लोगों तक पहुंचाना चाहिए कि वो जागरूक हों उस चीज़ के बारे में। और बहुत बहुत धन्यवाद तन्नू आपका, और आपकी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, तन्नू की मदद कीजिए और गौशाला निर्माण के लिए भी आप तन्नू का सहयोग कीजिए, क्योंकि इनका जो विज़न है, इनका जो सपना है वो बहुत ही सरल है और जो इनकी भाव है वो एकदम सच्चे भाव हैं, वो बिल्कुल निस्वार्थ भाव है। तो आप सभी से मेरा ये निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव। जय श्री राम। जय हर हर श्री कृष्ण। महादेव।